जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कर रहे होंगे। कुछ नालायक अभी भी होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो लोग भी होमवर्क करें, है ना। तो चलो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का आज है लेक्चर नंबर 7। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोज और ट्रांसपोज के बिहाफ पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को फर्दर क्लासिफाई किया था। किन दो मैट्रिक्स में, एक सिमेट्रिक एंड दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहला रहा था कि अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, a डैश इज इक्वल टू ए हो, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलेंगे। और अगर उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के सिमेट्रिक होने की शर्त क्या है, a डैश इक्वल टू ए, और अस्क्यू सिमेट्रिक होने का शर्त क्या है, a डैश इक्वल टू माइनस ए। और ये तो हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक का मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन गांव का बच्चा भी दूर से देख करके सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक को पहचान सकता है। क्या करना होता है, कैसे पहचानते हैं कि सिमेट्रिक के केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट जो भी एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, वो प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट क्या होते हैं, मिरर इमेज। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, है ना, और ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। होता था ना प्रिंसिपल डायगोनल मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं, बट बाकी के एलिमेंट मिरर इमेज हो रहे थे। लेकिन अस्क्यू सिमेट्रिक के केस में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव साइन के साथ मिरर इमेज हो रहे थे। दूर से देख के आप पहचान सकते हो। सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक को पहचानने में आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे, शायद 3 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था। पहला प्रॉपर्टी था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक के साथ साथ अस्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कहलाता है ना। ऑब्वियसली जीरो मैट्रिक्स ही होगा जिसका ट्रांसपोज ए हो कह सकते हो या ट्रांसपोज माइनस ए बोल सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा था कि a प्लस ए डैश को हमने सी लेट किया था, याद कीजिए, है ना, और सी डैश इक्वल टू सी आ गया। तो a प्लस ए डैश किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दैट मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज, इसका जो नेचर होता है ना वो सिमेट्रिक होता है, बिकॉज सी डैश किसके इक्वल आ रहा था, सी के। और a माइनस ए डैश इसको हमने डी लेट किया था, तो डी डैश क्या आ रहा था, डी डैश माइनस डी के। तो इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रॉपर्टी 2। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्या था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम 2 अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। कैसे, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, है ना। जैसे ये क्या है, ये हमारा c है, देखो यही तो है c, प्लस हाफ ऑफ d। और मजेदार बात क्या है, ये a के ही इक्वल है, देख लो, हाफ ऑफ ए डैश कैंसिल, a/2 a के इक्वल। इसमें से c का नेचर क्या है, सिमेट्रिक, और d का नेचर अस्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आ रहा है क्या। तो a को हम 2 अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा और एक अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक है ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसमें सिमेट्रिक पार्ट भी होता है और उसमें अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। वो कैसे सेपरेट करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से। और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें एक मैट्रिक्स है ए क्या दिया है, देखो आप 3 5 1 एंड -1, यही है ना, यही है। और बोल रहा है कि इसको, अब देखिए ये ना तो सिमेट्रिक है और ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक है, आप तो दूर से देख करके पहचान सकते हैं इसको, डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट मिरर इमेज नहीं है। तो कह रहा है ना कि इसको ऐसे दो मैट्रिक्स में ब्रेक करो, ऐसे दो मैट्रिक्स में ब्रेक करो जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। तो आप कहेंगे सर ये कौन सा बड़ा बात है, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उसमें से ये जो है ना, दिस इज सी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज डी। तो हमें क्या करना होगा, हमें सी एंड डी निकालना होगा, सी एंड डी निकालना होगा। सी एंड डी निकालने के लिए सबसे पहले तो ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज बताइए, ट्रांसपोज कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर R1 बिकम C1, R1 बिकम C1 एंड R2 बिकम C2। ये हमारा A डैश है, ये हमारा A डैश है। तो बताओ C क्या आएगा जी, C आएगा A प्लस A डैश। पूरे को C मान लेंगे क्या, नहीं, पहले चलिए C A प्लस A डैश, ये होगा दिस प्लस दिस, क्या आएगा 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 5 6, -1 प्लस -1 कितना, -2। तो ये तो C है, ये क्या है, C है। अब इसमें हमें 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि C नहीं चाहिए हमें, हाफ ऑफ C चाहिए। तो 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/2, और यहां भी 1/2 होगा, यहां भी। अब ये फाइनली क्या आएगा बताओ, ये होगा 3 3 3 एंड -1। नाउ D क्या होता है, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, A माइनस A डैश, ये कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है। आप कहेंगे सर ये होगा 0, ये होगा 4, दिस इज -4 एंड दिस इज 0। लेकिन अगेन हमें हाफ ऑफ D निकालना है, हाफ ऑफ D निकालना है, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये क्या हो जाएगा 0 2 -2 एंड 0। अब देखो इस A को हम लिख सकते हैं, हमारा A मैट्रिक्स क्या था, A मैट्रिक्स था हमारा 3, यहां से 3 5 1 एंड -1, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ C। हाफ ऑफ C हमारा कितना आया है ये 3 3 3 एंड -1 प्लस हाफ ऑफ D। हाफ ऑफ D कितना आया है 0 2 -2 एंड 0। ये है, ये हमारा मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स A है, और हाफ ऑफ C प्लस हाफ ऑफ D, जिसमें से ये देखो ये सिमेट्रिक है और ये क्या है, ये अस्क्यू सिमेट्रिक है। हमने इस मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। अब इन दोनों को दोबारा से आप ऐड मत कर दीजिएगा, हमने इतना मुश्किल से इसको सेपरेट किया है, इतना मुश्किल से तो सेपरेट किया है इसका सिमेट्रिक पार्ट और अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। आप देखो ना, ऐड करके देखो, 3 प्लस 0 क्या आएगा 3, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 3 प्लस -2 कितना होता है 1, और -1 प्लस 0 कितना होता है -1। ये दोनों मिलकर के ए ही देंगे, दोनों का सम ए के इक्वल होगा, लेकिन एक उसमें से सिमेट्रिक है और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक है। बात समझ आ रहा है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हर साल क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद करेंगे कि इस साल भी पूछा जाएगा, इस साल भी पूछा जाएगा। समझ आ रहा है ना? नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए। क्या दिया है 2 3 1 1 -1 2 4 1 एंड 2, ये हमारा मैट्रिक्स ए है। अब देख लो, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक है, ना तो ये सिमेट्रिक है और ना ही अस्क्यू सिमेट्रिक है। तो कह रहा है कि अब इसको क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हाफ ऑफ क्या करेंगे a प्लस ए डैश, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, यही तो करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा, है ना। दिस इज c एंड दिस इज d। क्या कर लेंगे, क्या
बोलो बोलो, बोलोगे कहाँ से, बोलोगे कहाँ से यार, बोलोगे कहाँ से सर? हमारी आवाज़ दबा दी गई है, हमारी आवाज़ बंद कर दी गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपकी भावना को समझ जाते हैं, बिना बोले समझ जाते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। तो हमें देखो सी और डी निकालना है, इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, है ना। क्या आएगा? आप कहोगे 2 3 1 1 माइनस 1 2 4 1 एंड 4 1 एंड 2 4 1 एंड 2, ये है इसका ट्रांसपोज, ये है इसका ट्रांसपोज। अब क्या करना है सर? हाफ ऑफ सी मीन्स हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। क्या दोनों को ऐड कर लोगे और उसके बाद 1/2 से क्या करना है? 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से डिवाइड करना है हर एक एलिमेंट में। फिर हमें क्या? हाफ ऑफ डी, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, तो हाफ ऑफ एक बार ए माइनस ए डैश निकाल लीजिएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। तो जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो जाएगा, जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा, ये हमारा मैट्रिक्स ए है, उसमें से ये सिमेट्रिक होगा और ये क्या होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये क्या होगा? अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। और क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए। ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो पहचान ही सकते हैं, ये अस्क्यू सिमेट्रिक उसको भी पहचान लोगे। बात समझ आ गया? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट था। अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पार्ट में क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स है ना, इस बार भी थर्ड ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, इस बार भी थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मान लेते कि वो मैट्रिक्स ए है, 1 -1 5 -1 2 एंड 1 5 1 एंड 3, ये हमारा मैट्रिक्स है। और बोल रहा है कि इसको दो अलग अलग मैट्रिक्स में ब्रेक करो, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हमें आपको पता है क्या करना है? a इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। इसके लिए हमें क्या करना होगा? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आएगा? ट्रांसपोज जो है देखो ध्यान से, 1 -1 5 -1 2 एंड 1 5 1 एंड 3, ये क्या गुरुजी? ये तो चेंज नहीं हुआ। हमने ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने से जो ए डैश आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये तो एक इक्वल आ गया, ये तो एक इक्वल आ गया। देख लो, अगर दूर से देखोगे तो भी नजर आ रहा है हमें, मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज। तो मैट्रिक्स ए का नेचर क्या था? मैट्रिक्स ए जो था ये तो सर सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? ए डैश इक्वल टू ए, ए डैश इक्वल टू ए, जो कि आ भी रहा है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट आएगा ना, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस पर क्या होगा? जीरो होगा। और यहां से ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश तो ए के इक्वल ही होगा, तो ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2a, और ये कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर के ये ए के इक्वल आएगा। दैट मीन्स मैट्रिक्स ए को जब हम लिखने जाएंगे ना, मैट्रिक्स ए को जब हम दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करने जाएंगे, तो उसमें से एक तो मैट्रिक्स ए ही होगा और दूसरा वाला जो होगा, दूसरा वाला ये क्या आ जाएगा? जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो मैट्रिक्स तो खुद ही सिमेट्रिक था, मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक था, तो उसमें अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट कहां से आएगा? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता जो न तो सिमेट्रिक होता और नहीं अस्क्यू सिमेट्रिक, तब उसमें कुछ सिमेट्रिक पार्ट होगा, एक सिमेट्रिक पार्ट होगा और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। लेकिन अगर वो मैट्रिक्स खुद ही सिमेट्रिक है तो उसका अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हमेशा जीरो आएगा। यही तो होता था ना, ये अस्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक होता था, सी एंड डी। क्लियर हो रहा है क्या? और ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जो मैट्रिक्स दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या है। ये मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, देखो क्या है। अब आप पहचान गए क्या? 0 1 -1
-1 0 1 1 -1 एंड 0। देखो ध्यान से, अब आपको चेक करने की जरूरत है क्या, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक। जैसे ही डायगोनल एलिमेंट 0 दिखे, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ मिरर इमेज। मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स का नेचर क्या है? आप कहोगे सर अस्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स का नेचर क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक। अस्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल? नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा। ए डैश किसके इक्वल? -a के। और जब ये -a के इक्वल है तो a इज इक्वल टू, जब हम हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश करने जाएंगे तो उस टाइम ये वाला पार्ट 0 आएगा। देख लो, क्योंकि a डैश तो -a के इक्वल है ना, तो इस बार ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा और ये 2a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू, इस बार जब हम लिखेंगे मैट्रिक्स a को, तो मैट्रिक्स a इज इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स a 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स प्लस मैट्रिक्स A प्लस हमारा जो मैट्रिक्स A था। इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स अस्क्यू है, अगर मैट्रिक्स का नेचर अस्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसका सिमेट्रिक पार्ट 0 आएगा, उसका सिमेट्रिक पार्ट 0 होगा, नल मैट्रिक्स होगा। देख लो यहां पर जो नल मैट्रिक्स था, यहां पर नल मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक का रोल प्ले कर रहा है और यहां पर नल मैट्रिक्स सिमेट्रिक का रोल प्ले कर रहा है। और हमने ऐसा देखा भी था कि एकमात्र मैट्रिक्स के जीवन में नल मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स के केस में सिर्फ एक नल मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक के साथ साथ अस्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो रहा है ना? तो ये था क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 को यूज करके हमने किसी मैट्रिक्स को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया, जिसमें से एक सिमेट्रिक और दूसरा अस्क्यू सिमेट्रिक। अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट 0 आएगा, और अगर अस्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट 0 आएगा। ठीक है ना? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट मींस ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। ऑब्वियसली अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उनका ट्रांसपोज उन मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। देन बोला जा रहा है चेक द नेचर ऑफ द फॉलोइंग, चेक द नेचर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में ए डैश का नेचर, सेकेंड वाले पार्ट में ए डैश ए का नेचर, थर्ड पार्ट में ए प्लस बी का नेचर, फोर्थ पार्ट में ए माइनस बी का नेचर। फिर हम बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 को भी। तो चूंकि सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, ऐसा, और इनको यूज करके बाकी इनका कैरेक्टर पता करना है, इनका नेचर पता करना है। तो याद करो जब हम प्रॉपर्टी 3 लास्ट लेक्चर में जब हम प्रॉपर्टी 3 देखे थे, प्रॉपर्टी 2 ए प्लस ए डैश का नेचर पता करने के लिए हमने उसको एक नया मैट्रिक्स सी लेट किया था। उसी प्रकार से इसको हम मानेंगे कि ये सी है। ये क्या है? सी है। ये मैट्रिक्स सी है। अब क्या करना होगा? लेट सी इज इक्वल टू ए डैश। अब इस सी का नेचर पता करना है तो इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ट्रांसपोज निकालते हैं। सी डैश इक्वल टू ए डैश होल डैश, दिस इज इक्वल टू, देखो अब यहां पर रिवर्सल लॉ लगेगा। याद कीजिए हमने ट्रांसपोज का बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखा था, ए बी का होल डैश दिस इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ऐसा देखा था हमने, ऐसा देखा था क्या? अरे बोलो हाँ या ना? ऐसा देखा था ना? हाँ जी बिल्कुल देखा था सर, बिल्कुल देखा था। तो वही रिवर्सल लॉ लगाएंगे कि देखो क्या होगा कि ये ट्रांसपोज बाद वाले पर पहले लगता है, दैट मीन्स क्या होगा? ए डैश का डैश और इंटू पहले वाले पर बाद में। अब ये डबल डैश का मतलब क्या? ए और इंटू ए डैश। अरे तुमको कहीं देखा है? यहीं पर देखो ए इंटू ए डैश, सी डैश किसके इक्वल आ गया? सी के। सी डैश किसके इक्वल? सी के। और जब ये सी के इक्वल है तो बताओ सी का नेचर क्या है? सिमेट्रिक। सी था कौन? ए डैश, मतलब ये क्या होगा? सिमेट्रिक। ये क्या होगा? सिमेट्रिक। बिल्कुल बच्चों वाली बातें। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा
वैसे ही सेकंड मान लो इसको आपने डिलीट कर लिया, इसको डिलीट कर लिया, सेम प्रोसीजर चेक कर लेंगे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल चेक कर लेंगे। यहां पर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना होगा, उसको हम सीलेट करेंगे, इसको हम सीलेट करेंगे और सीलेट करके इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? देखो जब भी सम और डिफरेंस का होल ट्रांसपोज होता है तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंडिविजुअल पर लग जाएगा। और अब क्वेश्चन में दिया है कि ए सिमेट्रिक था, दैट मींस ए डैश किसका इक्वल होगा? ए के एंड बी डैश बी के। तो बताओ सी डैश किसका इक्वल आ गया? सी के। और जब सी डैश सी के इक्वल आ गया तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या? कौन सिमेट्रिक? सी किसके इक्वल था? सी हमने किसको लेट किया था? ए प्लस बी को। ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। ये क्लियर हो गया? वैसे ही नंबर 4 में अगर आप इसको डीलेट करेंगे, इसको डीलेट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप कहोगे कि सर d इक्वल टू ए माइनस बी, सो डी डैश इक्वल टू ए माइनस बी होल डैश, यहां से ए डैश माइनस बी डैश। तो ये ट्रांसपोज, क्योंकि ए और बी क्या थे? सिमेट्रिक थे, तो इनका ट्रांसपोज ए और बी के इक्वल होगा, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी। सर ये तो डी के इक्वल नहीं आ रहा है। डी के इक्वल आ गया क्या? हाँ जी हो गया, आ गया। ये डी के इक्वल आ गया, तो यहां भी सिमेट्रिक ही है, यहां भी सिमेट्रिक ही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, इन क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। क्लियर हो रहा है ना? अब इसका क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4 हमने कर लिया। इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसके 5th पार्ट में क्या दिया है? इसके 5th पार्ट में दिया है ए बी, हम उसको सीलेट कर लेते हैं, ए बी प्लस बी ए। ये इसका 5th पार्ट है। 6th पार्ट में क्या दिया है? उसको हम डीलेट कर लेते हैं, और ए बी माइनस बी ए। 7th पार्ट में क्या दिया है? आप कहोगे सर ये दिया है, इसको सीलेट कर लेते हैं, ए डैश बी ए, है ना। एंड 8th पार्ट, लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, उसमें जो है उसको हम डीलेट कर लेते हैं, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, यही है ना, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। और चूंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि ए और बी क्या है? ए और बी सिमेट्रिक है, तो ए डैश इक्वल टू ए और बी डैश इक्वल टू बी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सर इसका नेचर पता करना है ना, इसका ट्रांसपोज निकालिए, इसका ट्रांसपोज। हमने बोला ठीक है, ये लो ट्रांसपोज होल्ड। अब क्या होगा? दोनों इंडिविजुअल पे लग जाएगा। ये एक मैट्रिक्स था और ये दूसरा मैट्रिक्स था, तो दोनों पर अलग अलग ट्रांसपोज लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलो भाई, कुछ लोग तो नए नए बैठे हैं, लग रहा है नहीं। वो जा करके देखो पिछला लेक्चर देखोगे तो ये समझ आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर का ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ए बी होल डैश दिस प्लस बी ए होल डैश, है ना, दोनों पर अलग अलग लग गया, तो ये क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश प्लस ए डैश बी डैश। अच्छा सर ये कैसे? रिवर्सल लॉ में क्या कहता है? उल्टा, आखिरी वाले को पहले डैश मिलता है ना। अब देखो, ए और बी दिया था ना कि सिमेट्रिक है, तो बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं, ए डैश को ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। अब ए बी प्लस बी ए लिखो या बी ए प्लस ए बी लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सर। सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक? सी का नेचर कैसा है? आप कहेंगे सर ये तो सिमेट्रिक निकला, ये तो सिमेट्रिक निकला। वैसे ही यहां पर अगर हम डी डैश करेंगे तो आप कहोगे ए बी माइनस बी ए होल डैश, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ये बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, रिवर्सल लॉ ध्यान रखिएगा। तो ये बी ए माइनस ए बी, हो ये तो इक्वल है ही नहीं, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये ए बी माइनस बी ए। अब देखो हमारा जो डी डैश है वो किसके इक्वल बन गया? माइनस डी के। डी डैश किसके इक्वल? माइनस डी के। तो डी क्या हुआ? अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया? अस्क्यू सिमेट्रिक, है ना।
या तो सी डैश सी के इक्वल हो या सी डैश माइनस सी के इक्वल हो, दैट मीन्स डी डैश डी के इक्वल हो या डी डैश माइनस डी के इक्वल हो, तो ही सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक बता पाएंगे। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो बोलेंगे नाइदर सिमेट्रिक नॉर अस्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आ गया? तो ये है सेवेंथ में कर लोगे क्या? कर लोगे? नहीं सर बता दीजिए, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। सी डैश इक्वल टू ए डैश बी ए होल डैश होल डैश। अब देखो इस बार 3 लोग हैं और तीनों के प्रोडक्ट का होल ट्रांसपोज, क्या लगेगा? समझ आ गया ना? रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ लगाओ, रिवर्सल लॉ। यहां पर ए को सबसे पहले इंटू बी और फिर जो ए डैश था इसको सबसे लास्ट में, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश इंटू ए। अब ए डैश को ए डैश ही रहने दो और बी डैश को हम क्या बी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं सर, क्वेश्चन में बोला था है ना कि क्या है? सिमेट्रिक है। चाहो तो इसको भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमें सी डैश का सी से शकल सूरत मैच कराना है ना, इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। ये क्या आ गया? सिमेट्रिक। क्या आ गया? सिमेट्रिक। एंड लास्ट क्वेश्चन, डी डैश निकालो जी। डी डैश इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश होल डैश, दिस इज इक्वल टू ए बी डैश, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या जी? माइनस बी ए डैश होल डैश। तो ये हो जाएगा, देखो रिवर्सल, बी डैश का डैश बी और इंटू ए डैश माइनस ए डैश का डैश ए और इंटू, क्या शकल सूरत मैच कर रहा है? नहीं सर नहीं कर रहा है। तो कैसे होगा जी? माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? ए बी होल डैश माइनस बी ए दिस, नहीं ए बी डैश माइनस बी डैश होल डैश नहीं। तो ये क्या आ गया? डी डैश किसके इक्वल? डी डैश डी के इक्वल, डी माइनस डी के इक्वल। सर गलती कर रहे हैं आप, डी डैश माइनस डी के इक्वल क्या है जी? सिमेट्रिक। अरे नहीं सर, अस्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक। समझ आया क्या? कैसे नेचर पता करेंगे? जब भी 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है ना दिया गया हो, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके दिए गए हो मैट्रिक्स, और उनका नेचर पूछा जाए तो कैसे नेचर पता करेंगे? उनको एक नया मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लो, सी डी। समझ आ गया क्या? यहां इसमें तो किसी मैट्रिक्स में सी नहीं था, मान लो यहां 3 थे फिर भी ए बी थे। जो मैट्रिक्स उनमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके दिए गए हैं उनको क्या एक नया मैट्रिक्स मान लीजिए और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालो, और ट्रांसपोज निकाल करके देख लो कि क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है या नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। ओरिजिनल के इक्वल आएगा तो क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। नेगेटिव के इक्वल आएगा तो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक। दोनों में से कुछ भी नहीं तो बोलेंगे कुछ भी नहीं, नाइदर सिमेट्रिक नॉर अस्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ आ रहा है क्या? तो कुछ इस प्रकार से ये थे क्वेश्चन सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक पर। शायद एक और क्वेश्चन है इस पर, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए उसको भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और अस्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बी डैश ए बी, इसको मान लेते हैं कि ये सी है, बी डैश ए बी ये सिमेट्रिक होगा अगर ए सिमेट्रिक होगा, और ये अस्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले सर इसका ट्रांसपोज सी डैश निकालिए, तो सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डैश इक्वल टू बी डैश ए बी होल डैश, होल डैश। ये होगा रिवर्सल लॉ, बी डैश ए डैश, अभी हमने देखा था, हमने देखा था ये क्वेश्चन, ए डैश इंटू बी है ना, ये सबसे पहले, बीच वाला बीच में और लास्ट वाला पहले वाला सबसे लास्ट में। अब देखो ये क्या हो गया? सी डैश इक्वल टू, अब यहां से अगर ए सिमेट्रिक हुआ, अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो क्या होगा? ए सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश इक्वल टू ए होगा, ए डैश इक्वल टू ए होगा। तो उस केस में सी डैश क्या होगा? बी डैश ए इंटू बी, दैट मीन सी डैश सी के इक्वल आएगा। सी डैश किसके इक्वल आएगा? सी के। तो हम क्या कहेंगे कि सी क्या है? सिमेट्रिक है। सी क्या है? सिमेट्रिक है ऑब्वियसली। अच्छा, अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, तो उस केस में सी डैश किसके इक्वल है? ये माइनस ए, तो क्या हो जाएगा?
माइनस बी डैश ए बी। दिख रहा है? सी डैश किसके इक्वल? माइनस सी के। सी डैश किसके इक्वल? माइनस सी के। तो हम क्या बोलेंगे? सी क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक। सी क्या है? अस्क्यू सिमेट्रिक। हेंस प्रूव कि अगर सी सिमेट्रिक है, अगर सी सिमेट्रिक है तो सी डैश भी सिमेट्रिक होगा। सी क्या बोल रहे हैं सर? सही बोलिए। अगर ए सिमेट्रिक है तो सी भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए अस्क्यू सिमेट्रिक है तो सी भी अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। सी भी अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। हेंस प्रूव कर दिया हमने। समझ आ गया ना? एंड इसका सेकेंड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक के ऊपर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ ए बी इक्वल टू बी ए। ये कैसा क्वेश्चन है? कह रहा है कि ए एंड बी दोनों क्या है? ए एंड बी। एक बार फिर से क्वेश्चन देखने तो मुझे। क्वेश्चन में बोला गया है, हे क्वेश्चन तुम किधर गए? हे क्वेश्चन तुम किधर गए? मोबाइल डांस कर रहा है। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ओके, सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। अच्छा, ए सिमेट्रिक मींस ए डैश इक्वल टू ए, बी सिमेट्रिक मींस बी डैश इक्वल टू बी। अब किसके बारे में पता करना है हमें? ए बी के बारे में। उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लो आप। अब इसका हम जब ट्रांसपोज निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए बी क्या हो जाएगा? होल डैश, रिवर्सल लॉ, बी डैश ए डैश। चूंकि ये सिमेट्रिक थे तो इसके जगह पर ए और इसके जगह पर बी, तो दिस। अब देख लो। अब बताइए सी डैश सी के कब इक्वल आएगा? सी डैश सी के कब इक्वल आएगा? तो आप कहेंगे जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। ए बी इक्वल टू बी ए होगा तभी तो आएगा। देखो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे तभी ना सी डैश सी के इक्वल होगा। सो हेंस प्रूफ इतना ही तो करना था। इफ ए बी इक्वल टू बी ए विच इंप्लाई सी डैश इक्वल टू सी, दैट मीन सी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस छोटे छोटे क्वेश्चन थे यार, बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए हम लोगों ने ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है ना? कि जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स सा, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके तो नहीं देगा, ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होकर के 2 3 4 मैट्रिक्स दिए गए हों तो उनको एक नया मैट्रिक्स लेट कर लो, उसका ट्रांसपोज निकालो। अगर वो ट्रांसपोज ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है सिमेट्रिक बोलेंगे, नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल के इक्वल आ रहा है अस्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। समझ आ गया ना? कुछ भी नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं बोलेंगे। हालांकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा एक भी नहीं मिला जिसमें कुछ भी नहीं आया हो। ठीक है ना? तो ये था सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन। चूंकि अभी समय है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट टॉपिक, और ये मैट्रिक्स का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। पहले तो एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसके बाद इनवर्स वाला इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक के पास हम देखेंगे, सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के बाद हम देखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है? एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन करने की आपको अधिकार दिया जाएगा, आपको कुछ राइट्स दिया जाएगा। उस ऑपरेशन करने की फ्रीडम को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और ये 3 तरह के फ्रीडम होंगे। कौन कौन से? तो जो पहला होगा फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी इसको बोल सकते हैं, कि किसी मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, किसी मैट्रिक्स के 2 रो या फिर 2 कॉलम है ना, ऐसे 3 राइट्स हैं। रो के ऊपर करेंगे तो उसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलते हैं, कॉलम के ऊपर करेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। हम रो को समझते हैं, कॉलम उसी प्रकार से अंडरस्टूड होगा कि R1 को हम R2 किसी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑपरेशन है, फर्स्ट फ्रीडम है। आपको ये पहला अधिकार दिया जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स के 2 रो को, सिमिलरली कॉलम के साथ होगा, 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। यहां पर तो 2 ही रो हैं तो इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या होगा? 3 R1 को R2 और R2 को R1 हमने कर दिया, तो ये 3 4 1 2। और एलिमेंट्री ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आता है ना, इसको, इस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं।
ऐसे इक्विवेलेंट साइन से डिनोट किया करेंगे, है ना। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से मिला हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन से यहां तक पहुंचा गया हो, तो उसको बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। क्लियर हो रहा है ना? ये तो एक एग्जांपल हुआ। कुछ और, एक और एग्जांपल कि ये मैट्रिक्स था हमारा बी 1 2 3 ए बी सी एक्स वाई जेड, है ना। अब हम क्या करते हैं कि R1 को R2 में, R1 को R2 में, या R2 को R3 में, R2 को R3 में कन्वर्ट कर दो, तो फिर ये क्या होगा? ये जो मैट्रिक्स आएगा ये होगा 1 2 3 एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना। देखो R2 R3 इंटरचेंज होंगे, और ये जो मैट्रिक्स है बी का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, बी का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। बात समझ आ रहा है क्या? तो हम कह सकते हैं कि आर आई इंटरचेंज विथ आर जे, और सेम कॉलम के साथ हम कर सकते थे, सेम कॉलम के साथ भी कि सी आई इंटरचेंज विथ सी जे। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहला फ्रीडम है जो ऑपरेशन करने की, ये पहला फ्रीडम है जो आप कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना कि किसी दो रो को या किन्हीं दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड फ्रीडम क्या है? सेकेंड फ्रीडम कहता है कि किसी रो या फिर किसी कॉलम में, बात हम रो का करेंगे, कॉलम अंडरस्टूड होगा, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है कि हम R2 के साथ क्या कर सकते थे? R2 के साथ हम 3R2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये दूसरा फ्रीडम है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? देखो R1 के साथ कुछ भी नहीं हुआ, R3 के साथ भी कुछ भी नहीं हुआ, और इसके साथ 3 मल्टीप्लाई, तो ये होगा 12, ये होगा 15, और ये होगा 18, ये होगा 18, और ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है ना। मान लो R3 के साथ हम क्या कर सकते हैं? -1/2 R3 कर दें, -1/2 R3 कर दें, तो फिर ये क्या आएगा? ये जो आएगा R1 के साथ कुछ भी नहीं हुआ, R1 के साथ कुछ भी नहीं हुआ, R2 के साथ, मतलब यहां से इसी में कर रहे हैं, है ना। इसको फर्दर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? 12 15 18, यहां पर -7/2, और ये -4 और -9/2, ये होगा कुछ इस प्रकार से। दैट मीन्स आर आई इंटरचेंज विथ समथिंग के आर आई, या सेम हम कॉलम के साथ कर सकते हैं कि सी आई इंटरचेंज विथ के सी आई। बात समझ आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से यहां पर आई क्या डिनोट कर रहा है? कोई भी रो हो सकता है ना। R1 के साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, R2 के साथ लिख सकते हैं, R3 के साथ लिख सकते हैं, सेम कॉलम के साथ, C1 के साथ, C2 के साथ या C3 के साथ। ये दूसरा फ्रीडम है। सेकंड, पहला क्या है कि हम किन्हीं दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है कि हम किसी रो या फिर किसी कॉलम के साथ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, बस नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो से नहीं कर सकते। बात समझ आ रहा है क्या? एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या कहता है? एक मैट्रिक्स लो और समझो, यही मैट्रिक्स अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये कहता है कि किन्हीं दो रो, सेम चीज कॉलम के साथ, किन्हीं दो रो को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? और R1 के जैसे ये R1 के जगह पर हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। R1 के जगह पर हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। बात समझ आ रहा है क्या? ये हम R1 के जगह पर लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी रो के जगह पर उस रो को किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सबट्रैक्ट करके लिख सकते हो, और सिर्फ ऐड या सबट्रैक्ट ही नहीं लिख कर सकते। ये कहता है कि R1 के जगह पर हम R1 प्लस कुछ मल्टीप्लाई करके भी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके भी ऐड या
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या बात समझ आ रहा है क्या? चलो देखते हैं कि R1 के जगह पर हम R1 प्लस 2R3 लिखने जा रहे हैं। R1 प्लस 2R3 लिखने जा रहे हैं। ये देखो R2 के साथ कोई भी चेंजेज नहीं हुआ, R3 के साथ भी नहीं हुआ, किसके साथ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ R1 के साथ। कि R1 के जगह पर इसमें R1 के जगह पर इसको ऐड करके लिख रहे हैं, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1 प्लस 14 कितना होता है? आप कहेंगे सर 15। 2 प्लस इसका डबल, 2 प्लस इसका डबल बोलो कितना होगा? 2 प्लस 16 कितना? 2 प्लस 16 18, और 3 प्लस 18 कितना? ये 21। ये हो गया 21। बात समझ आ रहा है ना? अच्छा एक और देखते हैं। मान लो कि कोई कहते हैं कि R3 के जगह पर R3 माइनस 3R2 कर दीजिए, है ना? R3 में से किसी रो में से दूसरे रो में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करके हम इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। देखो R3 में इंटरचेंज हो रहा है, सिर्फ R1 और R2 एज इट इज है, R1 और R2 एज इट इज है यहां से, है ना? इसमें हम फर्दर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज। चेंजेस किसमें? सिर्फ R3 में। चेंजेस किसमें? सिर्फ R3 में। 7 माइनस इसका डबल, इसमें से माइनस ट्रिपल माइनस करना है। 7 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 4, 7 माइनस 12 कितना? -5। ये होगा -5। 8 माइनस 15 कितना? -7। 9 माइनस 18 कितना? -18। कुछ इस प्रकार से। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? RI के जगह पर RI प्लस KRJ, किसी R1 के जगह पर R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 3R3, R1 प्लस या R1 माइनस में 2R3, कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है क्या? सेम काम कॉलम के साथ भी करेंगे, सेम काम कॉलम के साथ कि CI के जगह पर CI प्लस KCJ, कुछ इस प्रकार से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, हमारा थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या समझ आ रहा है क्या? अगर हम कॉलम पर अप्लाई कर रहे हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहलाएगा, रो पर कर रहे हैं तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएगा। देखा जाए तो 3 है, लेकिन 3 रो के साथ और 3 कॉलम के साथ, इस प्रकार से वो 6 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 6 बन जाते हैं। तो आपको समझ आ गया एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, और चूंकि आज तो टाइम है नहीं, अदरवाइज ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं ये तब समझ आता जब हम इनवर्स देखते हैं, है ना? एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। वो आज नहीं देख पाएंगे, आज सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन देखा, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसे अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में अप्लाई करना पड़ जाए तो क्या शर्त होगा? तो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेट सपोज कि x a b 3 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और वो कुछ इस प्रकार से है कि x इक्वल टू ए बी, x इक्वल टू ए इंटू बी, इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करते हो, है ना? अब अगर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना पड़े, ऑपरेशन 3 है। कौन कौन 3 ऑपरेशन है? पहला कि हम किन्हीं 2 रो को या फिर 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या फिर किसी रो के साथ कुछ हम मल्टीप्लाई करके कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या किसी रो में हम किसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही तो है 3। ये अगर हम कॉलम पर अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, रो पर अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाता है। बात समझ रहे हैं क्या? लेकिन अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में हमें इन्हें यूज करना है, इन ऑपरेशन को, इन फ्रीडम को अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? x इक्वल टू ए बी कोई मैट्रिक्स इक्वेशन है। अगर हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करना है, x इक्वल टू ए बी पर, x इक्वल टू ए बी एक इक्वेशन है, x इक्वल टू ए बी एक इक्वेशन है। चलिए देखिए एग्जांपल से समझते हैं कि x ये है और ये a और b है। चलो तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही है क्या? 2 और 2 4, बिल्कुल। R1 को C1 से, R1 को C2 से, तो 0 और 2 आएगा। फिर R2 को C1 से 0 और ये 3 आएगा।
0 और ये 3 आएगा, बिल्कुल सही है। अभी ये इक्वेशन सही है, अगले स्टेप में भी ये इक्वेशन तभी सही रहेगा अगर हम कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तभी सही रहेगा जब हम x और a पर अप्लाई करेंगे, ना कि x और a और b दोनों पर, या फिर x और b पर। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करना है ना, तो राइट हैंड साइड वाले जो दो मैट्रिक्स हैं उसमें से पहले वाले पर अप्लाई करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इस एग्जांपल में समझते हैं कि मान लो कि इसमें हमें R2 के जगह पर R2 माइनस 3R1 करना है, R2 माइनस 3R1 करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आंख बंद करके अप्लाई कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, R1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, R1 एज इट इज हमने R2 पर अप्लाई किया है। तो 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस, 3 माइनस 12 कितना, -9, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, तो 3 माइनस 6 कितना, -3, ये लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। राइट हैंड साइड में सिर्फ इसी मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है, ये एज इट इज चलेगा, बस हम यही समझाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ये जो B है ना, B, ये एज इट इज चलेगा क्योंकि हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, और इसमें भी इस पर अप्लाई करना है। तो R1 के साथ तो कुछ हो नहीं रहा, R1 के साथ कुछ हो नहीं रहा, R2 के साथ हो रहा है। तो 0 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ तो -3, 3 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस तो -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इसके इक्वल आएगा। चलो करके देखते हैं। 2 और 2 कितना, 4, बिल्कुल सही। 0 और ये कितना, 2, बिल्कुल सही। -6 और -3 कितना, -9, 0 और -3 तो -3। बात समझ आ रहा है क्या? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है इस इक्वेशन के ऊपर, तो बिल्कुल उल्टा होगा। x पर, लेफ्ट हैंड साइड में तो x पर होगा, राइट हैंड साइड में b के ऊपर होगा, राइट हैंड साइड में b के ऊपर होगा। जैसे यही सेम एग्जांपल हम क्या करते हैं कि C2 के जगह पर C2 + 3C1 करते हैं, C2 + 3C1 करते हैं, है ना। थर्ड वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेम फर्स्ट एंड सेकंड वाला भी वैसे ही। अगर फर्स्ट और सेकंड भी अप्लाई करना है तो किस पर, x एंड a पर रो अप्लाई होगा, और अगर कॉलम अप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो x एंड b पर, है ना। सिर्फ हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं, थर्ड वाले से, कि C2 के जगह पर C2 + 3C1। तो लेफ्ट हैंड साइड में C1 के साथ कुछ भी नहीं हुआ, C2 के साथ C2 + 3C1, तो 2 + 12 कितना, 14, 3 + 9 कितना, 12। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब राइट हैंड साइड में ये एज इट इज रहेगा, ये a है ना, a एज इट इज रहेगा। अप्लाई किस पर हो रहा है, सिर्फ b पर, और b में भी C1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं, C1 एज इट इज, हम C2 पर अप्लाई कर रहे हैं, C2 पर। तो C2 पर क्या होगा, 0 के जगह पर 0 + 3C1, तो 0 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 2 तो 6, 1 प्लस में 3 कितना, 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। देखिए 2 + 2 कितना, 4, 6 + 8 कितना, 14, उसके बाद 0 + 3 3, 0 + 12। तो कुछ इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन भी अप्लाई करना है तो उसकी अपनी कुछ दायरे हैं, उसका अपना कुछ सिद्धांत है। मैट्रिक्स इक्वेशन में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, आपको समझ आया होगा। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन का। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, क्या क्या होते हैं ये तो बच्चों वाली बातें हैं, सबको पता होता है, लेकिन हम अप्लाई कैसे करते हैं ये बच्चे भूल जाते हैं। और इसी प्रकार से, इसी तरह से अप्लाई करके हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। अगली क्लास में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखने वाले हैं, और कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके। अगर रो ऑपरेशन यूज करना है तो इस प्रकार से करेंगे, और कॉलम करना होगा तो इस प्रकार से करेंगे। वहां पर अगर आपने गलती की तो फिर आंसर नहीं आएगा। बात समझ आ गया ना? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आज का सेवा समाप्त। खूब पढ़ो, बहुत समय अभी आपके पास में, है ना। और एक क्लास और लगेगा मैट्रिक्स के ऊपर। अगली क्लास में हम इन्वर्स क्या होता है वो देखेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्स क्या होता है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।